बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इन दोनों का क्या रोल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक रॉ मटेरियल के तौर पे अपना किरदार अदा करता है किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस में। कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन फिक्सेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें ये कार्बन जो मौजूद है ये इस्तेमाल होता है इन फिक्सेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फिक्सेशन में या ग्लूकोज की तैयारी में। ग्लूकोज का फार्मूला किस तरह होता है, C6H12O6। तो यहाँ पर इस फार्मूले में ये कार्बन कहाँ से आता है, ये कार्बन ग्लूकोज को प्रोवाइड कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन बनाता है, उसके लिए कार्बन कौन प्रोवाइड करवाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होते हैं, सिर्फ इन दो एटमों से बने होते हैं। और इनके तीन बड़े फैमिलीज पाए जाते हैं, एक है अल्केन, दूसरा है अल्कीन और थर्ड वन जो है वो है अल्काइन। तो ये तीन बड़े फैमिलीज जो हैं ये हाइड्रोकार्बन कहलाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है पेंटेन का। तो पेंटेन जो है ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसका फार्मूला होता है C5H12। तो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं, इसी तरह 1 2 3 4 5, और इन 5 कार्बन के साथ क्या अटैच होते हैं, इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो पेंटेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनके बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन। पेंटेन का बेसिक स्ट्रक्चर कौन बना देता है, ये बना देता है कार्बन। तो इसके अलावा कार्बन जो है ये हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर के बनने में भी एक अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा थर्ड वन जो है लिंक मोनोसिक्राइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसिक्राइड्स होते हैं उनको भी आपस में लिंक करने वाला कौन होता है, ये कार्बन इसमें इन्वॉल्व होता है। जिस तरह हमने यहाँ पे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है और इसके अलावा रिंग स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। तो ये है उसका रिंग शेप। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी इनका नंबरिंग किस तरह किया जाता है, इस तरह 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 1 कार्बन होगा। इसी तरह इसका किस तरह किया जाता है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 कार्बन होगा, यहाँ पे 6 1। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 1 जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और इस साइड पे एक OH ग्रुप अटैच होता है, इस साइड पे एक OH ग्रुप। और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 4 जो है इसके साथ भी एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे साइड पे OH ग्रुप। तो अब यहाँ से एक OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम ये पानी की शक्ल में बाहर चले जाते हैं। ये किस शक्ल में, ये पानी की शक्ल में इससे बाहर चले जाते हैं, H2O की शक्ल में, H2O। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये इस साइड से भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस साइड से भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के इसी तरह क्या कर देता है, मोनोसिक्राइड के यूनिट्स जो होते हैं उनको आपस में लिंक करवाता है। और ये बॉन्ड जो बन जाता है इसको कहा जाता है 1 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में बन चुका है इसलिए इसको 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोसिक्राइड्स हैं उनको लिंक करने में कौन इन्वॉल्व होता है, कार्बन इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है उनको भी लिंक करने में किसका रोल होता है, कार्बन का रोल होता है। यहाँ पर हमने 2 अमीनो एसिड लिए हुए हैं। यहाँ पर एक अमीनो एसिड इसका कार्बोक्सिल एंड जो है यहाँ पर क्या अटैच होता है, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच होता है। और इसके अलावा दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो एंड जो है यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH ग्रुप इस साइड से, ये दोनों वाटर की शक्ल में क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं पानी की शक्ल में।
और क्या बन जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो एक रह गया। तो इसके बाद क्या होता है, ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है और इसी तरह दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। और इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्टकट में पीपी, पेप्टाइड बॉन्ड, पीपीडी, पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद है नेक्स्ट वन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। दिस इज़ वर्क फॉर फोटोसिंथेसिस एज अ रॉ मटेरियल। ये एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। अगर ये होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये प्रोसेस भी क्या होगा, ये भी परफॉर्म नहीं होगा। तो ये था रूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज आ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है रूल ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस, कि पानी का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। तो अब यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में जब हम देखते हैं तो वाटर भी क्या कर रहा है, एज आ रॉ मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है। रॉ मटेरियल को मैंने RM से रिप्रेजेंट कर दिया। पानी क्या है, ये भी एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। अगर पानी होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में वाटर मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और वाटर के अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं ये कहाँ पे चले जाते हैं, ये चले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पास और इसी तरह ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक फूड है। और इसके अलावा ये ऑक्सीजन जो है ये एज आ बाई प्रोडक्ट कहाँ, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्मेशन में ये कार्बन कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके अलावा हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, ये वाटर से आ रहे हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है जो कि रिलीज़ किया जाता है एज आ बाई प्रोडक्ट और इसको फिर भेज दिया जाता है एटमॉस्फेयर की तरफ। तो ये क्या है, ये है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन दो जगहों में मौजूद है, एक वाटर के पास मौजूद है और दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी मौजूद है। तो अब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है ये वाटर से आ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, इन दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर दोनों के पास ऑक्सीजन मौजूद है। तो आया ये इससे आ रहा है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या ये इससे आ रहा है। तो पहले ये माना जाता था कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ना कि पानी से। तो बाद में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वान नील इन 1830। इन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश कर दिया और इन्होंने कहा कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये पानी से आ रहा है। इन्होंने कहा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये पानी से आ रहा है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये यहाँ से आ रहा है। और वान नील का जो हाइपोथेसिस था इसको सपोर्ट कर दिया किसने, एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हेल। और इस हेल ने क्या कर दिया, इन्होंने 1937 में क्या कर दिया, इन्होंने अकेले क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट डाल दिया। इन्होंने क्या कर दिया, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट के ऊपर इन्होंने लाइट डाल दिया। तो अकेले क्लोरोप्लास्ट पर उन्होंने जब लाइट डाल दिया तो यहाँ पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने इन दी एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ये काम करवाया, मतलब ये प्रेजेंट ना था। तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पानी मौजूद था और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में उन्होंने क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट डाल दिया। तो लाइट की वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये स्प्लिट अप हो गया। तो जब ये स्प्लिट अप हो गया तो
क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर मौजूद थे, जो कि क्या हैं, NADP। तो NADP मॉलिक्यूल जो है, इन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन के जो एटम थे इनको एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे कौन रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया। तो ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर आ गया। तो इससे यहाँ पे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, तो उसमें ये ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आता है, ये पानी से आता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने नील के हाइपोथेसिस को क्लियरली कंफर्म कर दिया कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है, ये कहाँ से आता है, ये पानी से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता। तो उन्होंने किस तरह एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए नील के हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कर दिया कि लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने ऐसा पानी तैयार कर दिया जिसमें ये ऑक्सीजन जो था, ये एक आइसोटोपिक ऑक्सीजन उन्होंने यहाँ पर डाल दिया, जिसका एटॉमिक मास होता है 18। और इसके अलावा ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड भी उन्होंने प्रिपेयर कर दिया जिसके अंदर उन्होंने ट्रेसर ऑक्सीजन को डाल दिया। यहाँ पे वो ऑक्सीजन डाल दिया जिसका एटॉमिक मास होता है 18। इसको ट्रेसर ऑक्सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये किस चीज़ के लिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑक्सीजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तलाश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या कर दिया, 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट ले लिए। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है G1 मतलब ग्रुप 1 के अंदर जो प्लांट थे उनको सप्लाई किया गया कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्सीजन वाला, और इसके अलावा पानी जो है उन्होंने सप्लाई कर दिया जिसके पास था ऑक्सीजन विद एटॉमिक मास 18। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, तो ये था 18 वाला। तो अब यहाँ पे 18 किसके पास मौजूद है, ऑक्सीजन 18 ये वाटर के साथ मौजूद है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है, ये कहाँ से आता है, ये पानी से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस एक्सपेरिमेंट को मज़ीद कंफर्म करने के लिए उन्होंने ग्रुप 2 में क्या कर दिया, ग्रुप 2 में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया और उसके अंदर आइसोटोपिक ऑक्सीजन डाल दिया, और नॉर्मल पानी ले लिया विद नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ, जिसका एटॉमिक मास होता है 16। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, तो ये 16 वाला था, ना कि 18 वाला। तो अब ये 16 वाला किसके पास है, ये पानी के पास है, वाटर के साथ। तो इससे ये क्लियरली ज़ाहिर होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है, ये कहाँ से आता है, ये पानी से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास 18 वाला है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये ग्लूकोज में आ रहा है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास 16 मास नंबर वाला जो आइसोटोप है ऑक्सीजन का, वो किसके पास आ रहा है, वो ग्लूकोज के पास आ रहा है। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि ये किससे आ रहा है, ये पानी से आ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा। तो ये था थोड़ा बहुत रूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे।